फैरी, मैं अपने पूरे होश-आवाज़ में तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फैरी ये सब कुछ सुनकर मेरे सामने पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। उसे मुझसे ऐसे सख्त आवाज़ की उम्मीद ना थी, लेकिन मैं तंग आ चुका था। ये कहकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया था और स्टडी रूम में जाकर बैठ चुका था। सामने रखा टेबल पर दोनों कोनियाँ रखकर मैंने अपना सर अपने हाथों में जकड़ लिया था। मेरे दिमाग की रगें बिल्कुल बुरे तरीके से खिंच रही थी। मुझे अपने किए हुए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी जहन्नुम बनकर रख दी थी। वो जब से मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी बिल्कुल दोजख बनकर रह गई थी। हर बात पर एतराज, हर बात पर लड़ाई। हर वक्त की बहन से क्या बात होती है। शादीशुदा जिंदगी, हालांकि मेरे भाभी ने बहुत ही अच्छे से मेरी शादी की थी, लेकिन मेरी शादी की घटिया छोटी सोच ने हमारे हंसते खेलते घर का सुकून खराब करके रख दिया था। मेरे माँ बाबा उस वक्त मौत का शिकार हो चुके थे जब मैं 15 साल का था। मेरे बड़े भाई मुझे 10 साल बड़े थे और फिर माँ बाबा के बाद उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह पाला था। मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि सिकंदर, तुम मेरी जान हो। मैं भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। हम दोनों भाइयों का एक दूसरे के अलावा और कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। मेरे पापा की दुकान मेरे भाई ने संभाली और जब मेरे भाई 30 के हुए तब उन्होंने शादी कर ली। शादी की पहली रात उन्होंने भाभी से ये कह दिया था कि हम दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा पता मत करा देना, वरना तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ दूंगा। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। उन्होंने तो घर को जन्नत बना कर रख दिया था। फिर एक के बाद एक 2 भतीजा भी दुनिया में आ गए थे, जिन्होंने हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए थे। भाई की शादी को 10 साल का टाइम गुजर चुका था और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके और एक छोटी अच्छी जॉब करने लगा था। मेरी भाभी मेरे लिए बड़ी बहनों की तरह थी। एक बार कहने लगी कि सिकंदर, बताओ तुम्हारे लिए कैसी दुल्हन तलाश करूं। मैंने भाभी से कहा कि जैसी आप हो वैसे ही तलाश कर दो। मुझे तो आप भी बहुत अच्छी लगती हो। बड़ी बहन तो मेरी थी नहीं, इसलिए भाभी को मैंने अपनी बड़ी बहन ही माना था। वो भी मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह ही समझती थी। मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरे बाल बिखराने लगी। कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे लिए अपने से ज्यादा खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगी। लेकिन मेरे भाई कहने लगे कि नहीं, मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकती। भाई भाभी की आपसी मोहब्बत देखकर मैंने भी कुछ इसी तरीके की बात सोची थी। बहरहाल फैरी को मेरी भाभी ने पसंद किया था। जब उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई तो मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। मैंने कहा कि भाभी से समझा दीजिएगा कि उसे वैसे ही रहना है जैसे कि आप इस घर में रहती हैं। भाभी कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, फैरी बहुत अच्छी लड़की है। मेरी भाभी ने मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी धूमधाम से भाई और भाभी ने मेरी शादी कर दी थी। हालांकि फैरी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। भाभी का कहना था कि शरीफ और गरीब लोग हैं तो उनकी बेटी वैसे ही करेगी जैसा हम चाहेंगे। छोटे घर की लड़कियां बड़े घर में आ जाए तो झुक कर रहती हैं। खुदा न खास्ता हमारा मकसद फैरी को दबाकर रखने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई अमीर लड़की होगी तो नखरे दिखाएगी। लेकिन फैरी तो दुल्हन बनी बेड पर ऐसे बैठी थी जैसे कि हुस्न की देवी हो। मैं उसके हुस्न पर आशिक होकर उससे शादी कर बैठा था। बहरहाल शादी की पहली रात थी, इसलिए मैंने उसकी तारीफ की और उसे अंगूठी भी पहनाई। फिर उससे कहा कि देखो, मुझे अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर तुम उनकी इज्जत करोगी और जिस तरीके से भाभी ने इस घर को संभाल कर रखा है और इसी तरीके से तुम भी इस घर को जोड़ कर रखोगी तो मेरी मोहब्बत की हकदार हो जाओगी। वरना फिर ये कहकर मैं खामोश हो गया था। मैं समझा था कि वो मेरी इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएगी, लेकिन उसने तो मुझे बड़ी तीखी नजरों से देखा था। कहने लगी कि वरना क्या, आपका मतलब क्या है इस बात से, वरना आप मुझे छोड़ देंगे। फैरी का लहजा बिल्कुल ही अलग सा था। मैं घबरा गया था। मैंने कहा कि फैरी, तुम मेरी बात को गलत रूप में लेकर जा रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे भाई और भाभी और बच्चों के साथ अच्छे से रहना है। वो कहने लगी कि आप तो मुझे सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। मतलब शादी की पहली रात आपको अपने भाई और भाभी और उनके बच्चों की लगी हुई है, और मैं जो अपने माँ बाबा और बहन भाई और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आपके घर पर आकर बैठ गई हूँ, आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है। इस वक्त आपको मुझसे मेरे बारे में बात करनी चाहिए और मुझे ये कहना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं मिलेगी और ना ही मेरे साथ कोई ऐसा रवैया किया जाएगा कि मुझे अपने घर वाले याद आए। शादी की पहली रात फैरी अजीब सी बहस लेकर बैठ गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों पर लगा लिया। तब जाकर उसकी चलती जुबान बिल्कुल बंद हुई थी। मैं समझ गया कि वो मेरी मोहब्बत को महसूस करना चाहती है। मैंने उसकी तारीफ शुरू कर दी थी। वो खुश हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी नरमी से बात करनी चाहिए। शायद मेरा ही कसूर है। यूं ही वक्त गुजरने लगा था। मैं अक्सर भाभी से मजाक कर लिया करता था, मगर फैरी हम दोनों को शक की नजरों से देखने लगी थी। कहती थी कि भाभी किन चक्कर में रहती है, क्यों आपके साथ इतना फ्री होती है,
क्या इनका कोई अपना पति नहीं है इनका दिल बहलाने के लिए? पहली बार जब फैरी ने ये बात भाभी के बारे में मुझसे कही थी तो मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मैंने कहा कि तुम्हें एहसास है तुम क्या बकवास कर रही हो? वो कहने लगी कि क्या आप अंधे हैं जिनको कुछ नजर नहीं आता है? आपकी भाभी को ये नहीं मालूम है कि आपके भाई को क्या पसंद है। उन्हें ये मालूम है कि सिकंदर को बिरयानी बिल्कुल पसंद है। वो नाश्ते में फ्रेश जूस पीता है। उसे खाने में तेज मिर्च मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर आपकी भाभी आपके बारे में इतना क्यों जानती है? देवर भाभी के रिश्ते को वो बहुत गलत तरीके से रंग दे रही थी। मेरी भाभी को मेरे बारे में इसलिए ज्यादा मालूम था क्योंकि भाई उन्हें हर वक्त यही कहते रहते थे कि तुम मेरा ख्याल रखो या ना रखो, लेकिन सिकंदर का ख्याल रखा करो। मैंने तो फिर भी अपने माँ बाबा की मोहब्बत को देखा है, लेकिन सिकंदर ने बहुत कम उम्र में ही माँ बाबा की मौत का सदमा बर्दाश्त किया है। और भाभी मुझसे वैसे ही प्यार करती थी जैसे कि कोई अपने छोटे भाई से या अपनी औलाद से प्यार करता है या उसका ख्याल रखता है। लेकिन मेरी बीवी को तो ये बात कौन समझाता। गुस्से से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने जोरदार थप्पड़ फैरी के मुंह पर लगा दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है हम बहन भाई के रिश्ते पर तुम ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? मेरा थप्पड़ मारना था उसने तो शोर मचा कर रख दिया था कि भाई भाभी मेरे कमरे में आ गए। मैंने भाई को सारी बात बता दी तो उन्हें फैरी की सोच पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। उन्होंने फैरी से कहा कि तुम गलत बात ना समझा करो, ये देवर भाभी कम और बहन भाई ज्यादा है। आइंदा मैं तुम्हें ये बातें करते हुए ना सुनूं। भाई ने तो एक बड़े भाई होने के हक से कहा था, लेकिन फैरी ने तो मेरे बड़े भाई का भी लिहाज नहीं किया था। कहने लगी कि आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले? देखो, मैंने यहाँ पर शादी इसलिए की थी कि मैं जानती थी कि यहाँ पर कोई सास ससुर का झंझट नहीं है, इसलिए मुझ पर ना तो रोब जमाओ और ना ही मेरी सास बनने की कोशिश करो, तो यही बेहतर है। आप लोग अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी सुकून से जीने दो। भाई कहने लगे अपनी बीवी पर लगाम लगाओ। ये सुनना था कि मैंने फैरी से कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, तुम मेरे बाबा जैसे भाई को किस लहजे में बात कर रही हो और भाभी के बारे में क्या क्या बोल रही हो। माफी मांगो उनसे, वरना धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरा उस पर और ज्यादा हाथ उठ जाता, लेकिन भाभी ने रोक दिया था। कहने लगी कि सिकंदर तुम कमरे में चले जाओ, फैरी को हम समझा देंगे। बहरहाल भाई को फैरी की बातें बहुत बुरी लगी थी, लेकिन चुप हो चुके थे। चंद दिन बाद भाई ने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कहने लगे कि तुम्हारी बीवी मिलकर रहने के लिए नहीं है, इसलिए हम तुमसे खुशी से कह रहे हैं कि तुम अपना घर अलग बसा लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैं किसी कीमत पर आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। मेरी भतीजी यहाँ मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन मेरी बीवी हर वक्त उन्हें डराती रहती थी। मैं जब भी फैरी को डांटता कुछ कहता तो भाभी मुझे मना कर देती थी। सिकंदर तुम उसे कुछ मत कहा करो। एक दफा एक ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ जिसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। मेरे भाई का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी थी। मेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। मैं भी परेशान था। मेरे भाई अपनी जिंदगी से बिल्कुल हार कर रह गए थे। भाई घर पर व्हील चेयर पर बैठ गए थे और भाभी की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि भाई भाभी के सहारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे और उनके घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। जब भी मैं भाभी को घर का खर्चा देता तो फैरी मुझसे लड़ने लगती थी। इसलिए भाभी कहने लगी कि तुम फैरी को ही खर्चा दे दिया करो। एक ही बात है, एक बार मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आया तो लॉन्ज में भाभी बैठी रो रही थी। यह देखकर मैं भाभी के पास बैठ गया। मैंने कहा कि भाभी क्या हो गया आपको? तो कहने लगी कि तुम्हारे भाई बिल्कुल मायूस होते जा रहे हैं सिकंदर। मुझसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम कैसे अपनी सारी जिंदगी मुझ जैसे अपाहिज के साथ गुजारोगी? तुम भी अपने भाई को समझाओ, अगर वो इस तरीके से हिम्मत हार गए तो मैं क्या करूंगी? ये कहते हुए भाभी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक छोटे भाई की हैसियत से उनका सर अपने कंधे पर रख दिया और उनका सर सहलाने लगा। मैंने कहा क्यों ऐसे बातें मत करिए भाभी, मैं भाई को समझाऊंगा। इस वक्त मेरा कमरे का दरवाजा खुल गया। फैरी मुझे और भाभी को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसने तो तमाशा ही खड़ा कर दिया था। कहने लगी कि रात के अंधेरे में रंगरलियां मनाई जा रही है। सबके सामने तो बहन भाई बने फिरते हो, तन्हाई में ही रांझा बन जाते हो। वो भाभी से कहने लगी कि तुम्हारा पति अगर तुम्हारे काबिल नहीं रहा है तो तुम मेरे पति पर कब्जा करने का सोच रही हो। फैरी की घटिया सोच और घटिया जुबान पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। मैंने कहा अपनी जुबान बंद रखो, और तुम किसी की तकलीफ को समझ नहीं सकती तो अपनी सोच को ही थोड़ा ठीक कर लो। भाभी तो पहले ही रो रही थी। कहने लगी कि खुद के लिए मेरा दिल फट जाएगा। दिन भर तुम दोनों हर वक्त क्यों लड़ते रहते हो? अगर मेरा पति काम नहीं कर सकता है तो और घर का बोझ सिकंदर ही उठा रहा है, तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। और अगर मैंने अपने भाई जैसे देवर से थोड़ा अपना गम हल्का कर लिया तो तुम उसे गलत रंग दे रही हो। कुछ डर करो, हर रिश्ता घटिया नजरों से मत देखा करो।
मुझे ये सुनकर भी अफसोस हुआ था कि फेरी दिन भर भाभी को ताने देती रहती है। वो बेचारी अपने पति की वजह से बेहद परेशान है। और फिर फेरी की फिजूल की बातें भी सुन रही थी। उसके बाद फेरी तो मुझ पर यूं हक जमाने लगी थी, मुझे अपने पास से भी जाने नहीं देती थी। इसी तरीके से वो उम्मीद से हो गई थी। लेडी डॉक्टर ने फेरी को बेड रेस्ट का कह दिया था। फिर भाभी मुझसे कहने लगी कि तुम फेरी का ज्यादा ख्याल रखा करो, अगर वो कुछ कहे भी तो तुम उसे कुछ ऐसी बात ना कहना कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। इस वक्त उसे खुश रखने की जरूरत है। भाभी ने फेरी को 9 महीने में बिल्कुल बिस्तर से पाँव नीचे रखने नहीं दिया था। फेरी ने एक बेटे को जन्म दिया तो और भी ज्यादा लड़ने लगी थी। कहने लगी कि मैंने इस घर में वारिस पैदा किया है, आपके बाप दादाओं का नाम मेरी वजह से जिंदा रहेगा। जाने वह ऐसा क्यों सोचती थी कि बेटे से ही खानदान का नाम जिंदा रहता है, या बेटा पैदा करने में उसका कोई कमाल है। फेरी को इस बात का घमंड था कि उसने वारिस पैदा कर दिया था। मेरे दोनों भतीजियां मेरे बेटे पर जान छिड़कती थी, लेकिन फेरी उन्हें भी मेरे बेटे के पास नहीं आने देती थी। एक बार मेरी भतीजी से फेरी का एक परफ्यूम की सील टूट गई थी, तो उसने खींच कर उसके थप्पड़ मारा, और इतने जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी भतीजी के गाल से खून निकलने लगा था। वो बिलबिला उठी थी। मैं उस वक्त अपने भाई के साथ लॉन्ज में बैठा टीवी देख रहा था। रोने की आवाज़ सुनी तो फौरन से खड़ा हो गया था। इतनी देर में वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। फेरी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई है कि इतनी कीमती ये परफ्यूम की बोतल तुमने तोड़ दी है। इसके पैसे क्या अब तुम्हारा लंगड़ा बाप भरेगा, जो खुद हमारे सर पर बोझ बना बैठा है। फेरी की बात सुनकर भाई की आंखें नम हो गई थी, लेकिन बेटी का गाल देखकर जैसे तो वो तड़प कर रह गए थे। वो रोती हुई अपने बाबा के पास गई। मैंने जब उसके गाल से खून निकलता हुआ देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। मैं बड़े गुस्से से कमरे में गया था। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी भतीजी को थप्पड़ मारने की। कहने लगी कि मैं कल ब्रांड का परफ्यूम लेकर आई थी और इस बच्ची ने पूरी बोतल तोड़ कर रख दी है। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सारी परफ्यूम की बोतल जोर जोर से जमीन पर फेंक दी थी। ये देख कर फेरी घबरा गई थी। आज तो मैं गुस्से से पागल सा हो गया था। मैंने कहा कि मैंने सारी परफ्यूम की बोतल तोड़ दी है, अब क्या करोगी तुम? क्या तुम अपने बाबा के पैसे से लेकर आई थी? ये सब मेरी कमाई से आया है और मैं कमाता हूँ, तो तुम यहाँ पर अय्याशी करती हो। तुम होती कौन हो मेरी भतीजी को सब कुछ कहने वाली? मेरा भाई मेरी कमाई पर तुमसे ज्यादा हक रखता है। मैं भी फेरी से लड़ झगड़ ही रहा था जब भाभी आ गई थी। कहने लगी कि सिकंदर छोड़ दो, खत्म कर दो इस बात को। ऊपर वाले के लिए रोज रोज के झगड़े मत किया करो। तुम्हारे भाई पहले इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आज तो मैंने भाभी की भी एक बात न सुनी थी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे से निकाल दिया। मैंने फेरी से कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, या तो आज तुम्हारा दिमाग ठीक करके रहूंगा या फिर तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। तुमने हाथ कैसे उठाया मेरी भतीजी पर? मैंने भाभी को कमरे से बाहर निकाला और कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया था। रात देर तक मेरा फेरी से झगड़ा होता रहा था, लेकिन वो मुझे जवाब देती रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे तलाक कभी नहीं दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वारिस पैदा करके दिया है, मैंने बेटा पैदा करके दिया है, इसलिए सवाल ही नहीं होता कि तुम मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें इस घमंड किस बात का है। मैंने उसे डिवोर्स दे दी और कमरे से बाहर निकल कर आ गया था। स्टडी रूम में आकर बैठ गया था और अब ये सोच रहा था कि अगर ये खबर भाई भाभी को पता चल गई तो वो मुझे ही बुरा भला कहेंगे। लेकिन मैं तंग आ चुका था इस जिंदगी से। मैं नहीं जानता था कि जो कुछ उसके बाद मेरे साथ होने वाला था मुझे किसी मुसीबत में फंसा देगा। फेरी स्टडी रूम में आ गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी कि सिकंदर, किसी से ये मत कहना कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा कि क्यों ना कहूँ, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, दफा हो जाओ यहाँ से। सुबह होते ही तुम अपना सामान बांध लो और जाओ अपने बाबा के घर। वो रोने लगी। कहने लगी कि मेरे बाबा दिल के मरीज हैं, वो मर जाएंगे। ऊपर वाले के लिए किसी को ये मत बताना कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बाबा मर जाएंगे। मैंने कहा कि तुम्हें अब इस बात का एहसास हुआ है? वो कहने लगी कि मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बेटा पैदा हो जाए तो औरत के पाँव अपने घर में पक्के हो जाते हैं। उसका पति उसे कभी तलाक नहीं देता है। तलाक तो उन्हें होती है जिनकी बेटियां पैदा होती है। पता नहीं किस जाहिल औरत का दिमाग ऐसी ही बातें क्यों सोचता था। वो मेरी मिन्नत करने लगी, माफ़ी मांगने लगी और फिर मुझे कमरे में ले गई। मैं सोफे पर जाकर लेट गया था, ये सोचकर कि अब फेरी का बाबा दिल का मरीज है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जो कुछ हो चुका था, मैं फेरी के साथ ना तो एक छत के नीचे रह सकता था और ना कमरे में रह सकता था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही थी, क्योंकि सुबह होते ही भाई की तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं डॉक्टर के पास ले गया तो भाभी अलग से परेशान थी। मैं उन्हें एक और परेशानी नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए अपने होठों पर चुप्पी लगा ली थी। उस वक्त ऐसा मौका नहीं था
कि मैं अपनी ये बात भाई को बता देता, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस बात का गलत फायदा फैरी इस तरीके से भी उठा सकती है। रात को जब मैं कमरे में आया तो फैरी ने एक बेहुदा सी नाइटी पहन रखी थी। उसे इस तरीके से देखकर मैं बेहद परेशान हो चुका था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है। मेरा यही कहना था कि वो मेरे सीने से लग गई थी। कहने लगी कि मुझे अपना लो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तलाक हुआ ही नहीं है। देखो सिकंदर, इस बात को तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, और अगर तुम अपनी जुबान बंद रखोगे तो किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी। रब के लिए मुझे मत छोड़ो, मैं आइंदा तुमसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। वो मेरे सीने के साथ लगकर बेखुदी से अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगी, मुझे बेहुद करने लगी। मैं एक मर्द था इसलिए बह गया था, या फिर ये शैतान का कोई काम था जो मुझ पर चल चुका था। इतनी हसीन तो वो मुझसे पहले कभी नहीं लगी थी जब वो मेरी शादी में थी, लेकिन आज लग रही थी। शायद शैतान का किया गया एक वार था जिससे मैं बच नहीं सका, और मैंने उसके साथ एक नाजायज रिश्ता कायम कर लिया था। लेकिन सुबह उठते ही मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। लेकिन फैरी बहुत ज्यादा खुश थी। मुझसे बार बार कहने लगी कि देखो सिकंदर, जो हो चुका है वो भूल जाओ। कोई नहीं जानता कि हमारे बीच में तलाक हो चुकी है, और फिर तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करते हो। इस बात का सबूत तुमने रात को मुझे दे दिया है। मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम बस अपनी जुबान बंद रखा करो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के बीच में अगर कोई नहीं भी था तो फिर तो ऊपर वाला तो था। ऊपर वाला तो जानता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, और जो कुछ रात को हुआ था वो एक गुनाह था, और अगर मैं उसके साथ इसी तरीके से रहता तो और ज्यादा गुनाह में शामिल हो जाता। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये पाप है। वो कहने लगी कि कुछ नहीं होता है, मैं तौबा कर लूंगी। तौबा ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो गुनाहों को माफ कर देगा। इतनी बड़ी गलती नहीं है ये। अरे इन 3 लफ्जों से कभी कोई रिश्ता टूटा है? तुम सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है, तुमने कुछ कहा ही नहीं है, और मैं सोचूंगी कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है। कहते हैं कि ऊपर वाला तौबा करने से बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। हमारा गुनाह भी माफ हो जाएगा। और वैसे भी गुस्से में दी गई तलाक तलाक नहीं होती। हमारे बीच में तलाक नहीं हुई है, उसकी दलीलें मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन मेरा दिल आराम में नहीं था, मेरा ज़मीर मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैंने एक बार अपने दोस्तों में ऑफिस में इस बात को छेड़ दिया। मैंने कहा कि क्या गुस्से में बीवी को तलाक दी जाती है तो वो तलाक हो जाती है? मेरा एक दोस्त कहने लगा कि नहीं, इंसान गुस्से में अंधा होता है, इसलिए गुस्से में दी गई तलाक तलाक नहीं होती, क्योंकि इंसान गुस्से में इंसान होश-हवास में नहीं रहता, और तलाक होश-हवास में दी जाए तभी मानी जाती है। अब तो फैरी ने तमाशा पकड़ लिया था। जितना मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता वो मेरे करीब होने लगती थी। मुझे अब हर वक्त बेचैनी सी होने लगी थी। मैंने जब यही बात एक आदमी से पूछी तो वो कहने लगा कि तलाक हमेशा ही गुस्से में नहीं दी जाती, प्यार में कौन देता है। तलाक है और आपकी तलाक हो चुकी है। ये सुनना था कि मैं उसी रोज़ घर पर आकर भाई को सारी सच्चाई बता दी। फैरी रोने धोने में लगी रही। मैंने उसे उसके घर भेज दिया। वो एक जाहिल औरत थी जिसने मुझे तलाक के बाद भी पाप करवाने पर मजबूर किया था। ऐसी औरत के साथ मुझे रहना और ज़्यादा मुसीबत में डाल रहा था। धन्यवाद दोस्तों।